हेलो एवरीवन, सी फाइनल एफआर की तैयारी बढ़िया चल रही है और अब ये बारी आ गई है कि एग्जाम में अपन कैसे स्कोर करेंगे। दोस्तों, जब अपन क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो आखिरी में कई क्वेश्चन लिखते हैं एनालाइज, कभी लिखते हैं डिस्कस, कभी लिखते हैं कंप्यूट, कभी बोलते हैं कैलकुलेट। कोई क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट, किसी क्वेश्चन में लिखा रहता है डिस्कस दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कहीं पर होता है अकाउंटिंग एंट्रीज। क्या ये दोनों अलग अलग है? स्टूडेंट के प्राइमरली इसमें दो क्वेश्चन होते हैं। पहला, सर जर्नल एंट्री देना है क्या? दूसरा, सर इस क्वेश्चन में एज पर इंडेस टाइप का एक एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ देने की जरूरत है या नहीं। मैंने पिछले कुछ पेपर्स माइन्यूटली पढ़े, सब में मैंने आइडेंटिफाई किया कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है और उसके बेसिस पर सजेस्टेड आंसर में क्या क्या दिया गया है, और इससे कुछ कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किया। एंड बिलीव मी, दीज आर वेरी वेरी सिंपल कंक्लूजन, बट ये कंक्लूजन सुनने के बाद आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे, आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू, आप बहुत सारा समय बचाओगे। इसलिए क्योंकि कई सारी चीजें जो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं है, आप नहीं लिखोगे, टाइम बचेगा। एफआर में टाइम बचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड, अपने मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। कैसे? तो इसके लिए मुझे प्लीज अलाउ करो कि मैं एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेता हूं और उसके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करके बताता हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके अंदर क्या लिखना है। मुझे लगता है दोस्तों ये एक ऐसा वीडियो है जिसको देखने के बाद स्टूडेंट एग्जाम हॉल से निकलने के बाद जरूर कहेगा थैंक यू सार्थक सर, ये बोल दिया तो जीत गए बेटा जंग अपन। दोस्तों, ये सितंबर 25 का पेपर है। कंसोलिडेशन के क्वेश्चन को अपन इवैल्यूएट नहीं कर रहे क्योंकि उसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना होती है विदाउट एनी डाउट। तो लेट अस फोकस ऑन व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है। क्या बोला है देखिए, प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन एज पर रेलिवेंट इंडेस इन द बुक्स ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड। तो क्या बोला है? रेलिवेंट अकाउंटिंग एंट्री। तो ठीक है सर, यहाँ तो अकाउंटिंग एंट्री बोली है तो वही देना होगी। तो क्या लिखा है? प्रोवाइड अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन एज पर रेलिवेंट इंडेस। तो क्या मुझे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि रेलिवेंट इंडेस में ये लॉजिक है और ये एंट्री है, या सीधे अकाउंटिंग एंट्री दे दे? द आंसर इज सीधे अकाउंटिंग एंट्री दे दो। नेक्स्ट, कैलकुलेट द स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्रॉस 5 ईयर्स फॉर द टर्म ऑफ डिबेंचर। और यहां समझा भी दिया है कि राउंडिंग ऑफ एडजस्टमेंट आप इस साल में कर देना। तो इसमें सिर्फ क्या बोला है? कैलकुलेट, दैट इज योर की वर्ब ऑफ द क्वेश्चन। एंड देन अगेन प्रोवाइड अकाउंटिंग एंट्रीज, यानी वापस से वही की वर्ब है हमारा अकाउंटिंग एंट्रीज देने का। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को अगर आप देखोगे, व्हाट यू विल फाइंड इज, सबसे पहले क्या पूछा था? अकाउंटिंग एंट्री। तो आप देखिए सीधे अकाउंटिंग एंट्री दी है, ये जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में ऑब्वियस सी बात है, ये अमाउंट कैसे आए, वर्किंग नोट देना पड़ेंगे क्या? तो एक जनरल रूल सुन लीजिएगा, कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपको देना है तो उसका पहला जनरल रूल है कि आपको इसके रिलेटिंग वर्किंग नोट्स देना ही देना पड़ेंगे। तो वर्किंग नोट्स प्लस अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई अजम्पशन लिया है तो ये हर आंसर में देना मस्ट है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर जर्नल एंट्री भी पूछी है तो भी उससे सपोर्टिंग वर्किंग नोट, यानी वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ, वो देना है। सर हम बच्चे पूछते हैं सर जर्नल एंट्री में यहीं पर अपन कर दें क्या ऐसे कैलकुलेशन और दे दे क्या? मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपसे जर्नल एंट्री क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ रहा है अकाउंटिंग एंट्री, तो एकदम प्रॉपर एंट्री जैसी जर्नल प्रॉपर में आनी चाहिए वैसी दो, वर्किंग नोट को बाहर रखो। सेकंड में क्या बोला था? कैलकुलेट इंटरेस्ट स्ट्रीम एक्सपेंस, ये टेबल में निकाल दिया। अब इसमें क्यों इंटरेस्ट कॉस्ट ये आई, फाइनेंस कॉस्ट ये लिया, वाई 8% नहीं लिया, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड, एट द टाइम ऑफ रीपरचेज की अकाउंटिंग एंट्री मांगी है, वापस से सिर्फ जर्नल एंट्री। क्योंकि आईसीआई ने कई सारे क्वेश्चन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी थी, एम्बिगुअस क्वेश्चन थे, तो हर जगह उन्होंने ऑल्टरनेटिव आंसर्स दे रखे हैं इस पर्टिकुलर सजेस्टेड आंसर में, ये कह के कि दोनों में से आपने कुछ भी सॉल्व किया है तो सही होगा। हर जर्नल एंट्री में हमको नरेशन देना होता है। अब अपन देखते हैं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का बी पार्ट, कैश फ्लो का था। उसने क्या बोला? हाउ वुड द कैश फ्लो अराइजिंग इन अबाउट ट्रांजैक्शन बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ मॉडर्न लिमिटेड। तो ये रिपोर्टिंग का है, प्रेजेंटेशन का है, तो इसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट दिखेगा, इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये पूरा इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो दे दिया। जब भी कोई स्टेटमेंट या प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आता है तो उसका सपोर्टिंग आपको वर्किंग नोट नहीं, नोट जैसे बैलेंस शीट में नोट्स होते हैं, तो कैश फ्लो में नोट किसका होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो उसका नोट यहां पर मिलेगा। लेकिन इस ऊपर के कैलकुलेशन में अगर कोई वर्किंग नोट की जरूरत है तो वो तो आपको देना ही है, जैसे एक्सचेंज गेन लॉस का वर्किंग नोट है तो वो आपको वहां पर देना पड़ेगा। अब देखो इस क्वेश्चन ने क्या बोला? सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंड एस। तो क्या मुझे जर्नल एंट्री देने की जरूरत है? नहीं है। अब आप देखें इसके सोल्यूशन में इन्होंने क्या किया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों किया है, क्या किया है, वो पूरा डिस्कस किया है विथ ऑल दी वर्किंग नोट, इसका कहां कहां पर क्या इफेक्ट होएगा, खत्म।
यानी कोई जर्नल एंट्री नहीं है। अगला क्वेश्चन तो डायरेक्ट था, ईपीएस कैलकुलेट करो, तो ईपीएस इन्होंने वर्किंग नोट पहले बनाया और ईपीएस कैलकुलेट कर दिया। अगला देखते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट ऑफ ई लिमिटेड। तो क्वेश्चन ने बोला है बोरिंग कॉस्ट निकालो। इसका बी पार्ट, कैलकुलेट इनिशियल मेजरमेंट, फाइनेंस कॉस्ट और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन और एक्सचेंज गेन लॉस। तो क्वेश्चन में दोनों में कैलकुलेशन पूछे, तो आप देखिए यहाँ पे क्या किया, बोरिंग कॉस्ट दे दी कितनी है और उसके बाद में फिर बोरिंग कॉस्ट निकाल दी। सिर्फ कैलकुलेशन है, एज पर इंड AS 23 ये लॉजिक है, कहीं नहीं दिया गया। सेकेंड पार्ट में भी कैलकुलेशन पूछे, ये पूरे के पूरे कैलकुलेशन दे दी। एज पर इंड AS यहां पर देने की जरूरत है क्या, तो सर यहां पर लिखा हुआ मिला है कि एज पर इंड AS 21, तो ये स्टेटमेंट हमें कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। तो ये ऐसे मैंने पिछले आपके न्यू कोर्स के सारे पेपर को इवैल्यूएट किया और इन सबको इवैल्यूएट करके मैंने सबसे पहले क्या किया, हर एक क्वेश्चन के सामने समरी लिखी कि सर इस क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई है और इंस्टीट्यूट ने ये दिया है, ये पूछा ये दिया। ऐसा मैंने सबके लिए किया और ये करने के बाद मैंने इसका कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो पे तो लाइक बनता है, क्योंकि इसके बाद मैं आपके साथ कुछ और बढ़िया शेयर करने वाला हूं। और अगर आप चाहते हो वो वीडियो सीधे आपके पास चलकर आए, आपको उसके तक नहीं जाना पड़े, तो सब्सक्राइब। और अगर ये वीडियो सही लग रहा है तो चाहिए 500 लाइक। क्या बात कर रहे हो सर, एकदम यूट्यूबिंग कर रहे हो आप। आए हाय हाय हाय। चलिए दोस्तों, एक तरफा प्यार ज्यादा समय नहीं चलता है ना, तो मेरा तुमसे तुम्हारा भी दिखना चाहिए। ठोको लाइक। तो दोस्तों समझिए क्वेश्चन में क्या आया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है, बहुत सिंपल है ये, बहुत ही आसान है, मतलब इतना है कि आप ये सोचोगे हे भगवान इतना सिंपल है, मैं फालतू में परेशान हो रहा था इतने समय तक कि यार मैंने सोचा क्यों नहीं इसके बारे में। कैलकुलेट, कंप्यूट और डिटरमाइन, अगर ये कुछ लिखा है तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड सॉल्यूशन देने की जरूरत है। किसी प्रकार का एज पर इंड AS स्टेट देने की जरूरत नहीं है, आपको जर्नल एंट्री देने की जरूरत नहीं है। यही दो क्वेश्चन होते हैं आपके, ये दो क्वेश्चन का जवाब है। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर आपको लगता है कि उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कंडीशनल है, जैसे कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, जैसे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज भी हो सकती है, PRL में भी जा सकती है, जैसे एवरेज रेट भी ले सकते हैं, स्पॉट रेट भी ले सकते हैं, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन होता है तो ये अकाउंटिंग होती है, नहीं होता है तो ये अकाउंटिंग होती है। तो डेफिनेटली आपको एज पर इंड AS एक लाइन का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि यहाँ सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है, इसलिए हम इसकी अकाउंटिंग ऐसी करेंगे और ये इसकी आगे की अकाउंटिंग है। दैट्स इट। यानी आपको प्रॉपर ड्राफ्टिंग, जैसे कि एज पर इंड AS ये डेफिनेशन है, ये लॉजिक है, वो सब देने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में आपसे जो डिमांड किया आखिरी में कैलकुलेट, कंप्यूट या डिटरमाइन है। क्वेश्चन बोलता है अकाउंटिंग एंट्रीज दो, तो आपको जर्नल एंट्री विद नरेशन देना पड़ेगी। कंपाउंड दें अलग अलग, कंपाउंड भी चलेगी। नॉर्मली इंस्टीट्यूट ऑल्टरनेटिव आंसर में देता है कंपाउंड एंट्री भी। ओके, क्या यहाँ पे मुझे एज पर इंड AS देने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। अगर अकाउंटिंग एंट्री पूछी है तो जर्नल एंट्री सिर्फ देना है आपको विद नरेशंस। वर्किंग नोट मैंने बता दिया, सारे क्वेश्चन में देना कंपलसरी है। नेक्स्ट, कभी क्वेश्चन आए प्रेजेंट या रिपोर्ट कैश फ्लो वाला, तो आपको एक्सट्रैक्ट देना होता है। जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें बोला था कि प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, हालांकि सजेस्टेड आंसर में न जाने क्यों P&L का भी एक्सट्रैक्ट दिया उन्होंने, तो वो क्वेश्चन स्पेसिफिक बात हो गई। बट ये जरूर है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट तो आपको प्रॉपर लिखना है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, कंपनी का नाम, एज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, लाइनें खींचनी है, डब्बे बनाने हैं और पूरा फॉर्मेट लेके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है। इसमें क्या आपको एज पर इंड AS एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा? यहां पर देना पड़ेगा, क्योंकि पूछ रहे हैं हाउ टू प्रेजेंट। यानी आपसे पूछ रहा है ये मत बताओ प्रेजेंट करके, ये भी बताओ कि आप इसे कैसे प्रेजेंट करोगे, यानी रीजनिंग दो। तो बेसिक एक सवाल है मेरे सामने कि सर मुझे सिर्फ आंसर देना है या ये आंसर क्यों आया ये भी बताना है। यही कीवर्ड में अपने को ढूंढना है। अगर वो सिर्फ कैलकुलेट बोल रहा है तो हमें आंसर देना है, कंप्यूट बोल रहा है आंसर देना है, अकाउंटिंग एंट्रीज आंसर देना है। कैसे आया ये आंसर देने की जरूरत नहीं, बट हाउ टू पूछ रहा है। या पूछ रहा है गिव योर ओपिनियन, एडवाइज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एनालाइज, रेकमेंड, डिस्कस। इन सारे केस में हमें क्या करना पड़ता है, क्यों हमने ये आंसर बनाया वो देना पड़ता है। तो ऐसे जितने क्वेश्चंस मैंने देखे ना, सब में इंस्टीट्यूट ने आंसर में सबसे पहले सजेस्टेड फैक्ट लिखी, सॉरी क्वेश्चन की फैक्ट दिया है, उसके बाद में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि इस फैक्ट के, तो सबसे पहले उन्होंने लिखा कि भैया एज पर इंड AS यही होता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये फैक्ट है, इस इंड AS के प्रोविजन के अनुसार गिवन फैक्ट में ये हमारे हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो जो बोलते थे ना अपन कि एक अपन जब कोई लॉ का क्वेश्चन का आंसर करते थे तो अपन ऐसे आंसर बनाते थे जिसमें फैक्ट्स, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, कंक्लूजन लिखते थे, वैसा आंसर आएगा।
कब? जब भी इस तरह का क्वेश्चन में कीवर्ड पूछा गया। और यहाँ पे क्या हमें जर्नल एंट्री देने की ज़रूरत है? तो आपको करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मांगा गया है, वो देना है। जर्नल एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन बोलता है एडवाइस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दैट डज नॉट मीन्स गिव द जर्नल एंट्री, यू जस्ट हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन। छोटी सी बात है बट कंफ्यूज कर सकती थी आपको एग्जाम में, आपका बहुत समय बचा सकती है ये। और एफआर में समय बचाना मतलब मार्क्स बढ़ाना है, ठीक है? तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना पड़ेगा, जो जो रेलेवेंट है। एंट्रीज की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन, इवैल्यूएट एंड एक्सप्लेन, दो में से कोई भी एक कीवर्ड है तो आपको क्या है, प्रॉपर देना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन एज पर इंडेस, जिसमें पूरी डेफिनेशन वगैरह जो भी आती है पूरी लिखना पड़ेगी। फिर उसके बाद उसको रिलेट करके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। एंट्रीज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये चाहिए, आप fast.edu.in से डाउनलोड कर लो इसको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। इन केस कभी ऐसा लगता है कि सर ने जो कंक्लूजन दिया है मैं और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहता हूँ कि पास्ट पेपर्स में किस में क्या हुआ है, तो मैंने पास्ट पेपर्स आपको दिए हैं। इसमें मैं May 24 के सजेस्टेड आंसर को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी कुछ प्रीवियस पैटर्न के ऊपर बेस्ड था। तो May 25 से 3 पेपर के आपको यहाँ पर मिलेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से करिए। कोई भी और चीज़ मेरी तरफ से लगती है तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू।